अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ CUET UG इंट्रेंस के बारे में। इस वीडियो में हम देख लेंगे कि CUET UG का इंट्रेंस क्या है, इसका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, ये एग्ज़ाम दे के आप किस कोर्स में और किस किस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, सिलेबस इस इंट्रेंस का क्या रहता है, पेपर का पैटर्न क्या रहता है, एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके कब तक रिलीज़ किए जाएंगे, कंप्लीट आपके साथ डिटेल में बात करूँगा। क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि CUET UG 2025 में हमें बहुत सारे डाउटर्स हैं, तो उन डाउटर्स को हमें क्लियर कर दीजिए। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इसलिए आपने ये वीडियो एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है और साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है। लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू कर ले, तो देख लेते हैं हम पे CUET 2025 के बारे में। तो एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके समझाऊंगा कि CUET क्या है। पहले हम देखेंगे थोड़ा सा कि ये जो CUET का एग्जाम है ये हमारा क्या है। CUET बोले तो द कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, ठीक। ये जो इंट्रेंस है ये हमारा नेशनल लेवल का इंट्रेंस है, ठीक, यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल का एग्जाम है। इसको NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है। इस इंट्रेंस के थ्रू आप किसी भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए एडमिशन यहाँ पे कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको सिंपल ग्रेजुएशन करनी है, लाइक BA करना है, BSc करना है, BCom करना है, ऑनर्स किसी सब्जेक्ट में करना है, किसी भी डिग्री कॉलेज में, चाहे वो इंडिया की किसी भी स्टेट, किसी भी यूनियन टेरिटरी में है, जम्मू कश्मीर हो या लद्दाख हो या कोई और स्टेट, कोई यूनियन टेरिटरी हो, हर जगह आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा, तब जाके आप सिंपल ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। तो इस एग्जाम की अगर मैं बात करूंगा तो ये एग्जाम आपका NTA कंडक्ट करता है, ठीक। ये स्टेट लेवल पे नहीं होता है, ये हमारा एग्जाम जो होता है ये नेशनल लेवल पे होता है, यानी कि इंडिया लेवल पे आप लोगों को ये एग्जाम देना पड़ता है। जैसे हमारा NEET UG का एग्जाम होता है नेशनल लेवल पे, उसी तरह से हमारा CUET का भी जो एग्जाम है ये भी हमारा नेशनल लेवल पे ही होता है, ठीक। पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया की यूनिवर्सिटी, चाहे यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, सभी यूनिवर्सिटी जो है वो इस इंट्रेंस के थ्रू ही एडमिशन कर देते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया वगैरह जो भी है सभी की सभी इसमें जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक। अब मैं यहाँ पे एग्जाम डेट्स के बारे में पहले बात करूँगा, उसके बाद हम आगे और चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम डेट्स की अगर मैं बात करूँगा या शेड्यूल जो टेंटेटिव शेड्यूल है उसकी अगर मैं बात करूँगा, इसमें सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपकी जो होगी वो फरवरी के लास्ट वीक में यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, या मार्च के पहले हफ्ते में आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। NTA इसके हवाले से नोट्स इशू करेगा, नोट्स इशू होते ही आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पे चलेगा। लगभग 1 महीने तक आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलेगा। तो आप मान के चल सकते हैं अगर मार्च के महीने में आ गई तो फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपका यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पे चलेगा। वैसे फरवरी की लास्ट के दिनों में यानी कि 24-25 फरवरी के आसपास यहाँ पे आ जाएगा, नहीं तो मार्च के पहले हफ्ते में तो डेफिनेटली आ ही जाएगा। देन आफ्टर दैट आपका जो करेक्शन विंडो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, यानी कि अप्रैल जो ही आपकी रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी, आफ्टर फ्यू डेज जो है वो आपका करेक्शन विंडो भी ओपन किया जाएगा। उसमें आप अपने फॉर्म में अगर कोई मेजर माइनर आपको करेक्शन वगैरह करना होगा तो आप उस चीज़ को यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं जो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम कोई एरर उसमें रहा होगा। देन उसके बाद अगर मैं एडमिट कार्ड्स की बात करूँगा तो एडमिट कार्ड आपके जो होंगे वो मई के दूसरे हफ्ते में यहाँ पे रिलीज़ किए जाएंगे। देन उसके बाद अगर मैं एग्जाम की डेट की बात करूँगा तो एग्जाम आपका जो होगा वो 15 मई से लेके 31 मई के बीच में होगा। अभी ऐसा नहीं कि एक ही दिन एग्जाम होता है, नहीं, ये लगभग 10 से 15 दिन तक एग्जाम रेगुलर चलता रहता है। सब्जेक्ट वाइज, शिफ्ट वाइज, दिन में 2-2, 3-3 शिफ्ट इसमें होते हैं। तो 15 मई आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, 31 मई को यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि आपको 15 के 15 दिनों में एग्जाम देना होगा, नहीं, वो डिपेंड करेगा कि आपको किसके सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, उस हिसाब से उसका डेट आ जाता है। यानी कि कुल मिला के आप समझ लो कि मई 15 से आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और खत्म आपका हो जाएगा 31 मई को, ठीक। हर साल इसी डेट पे एग्जाम आपका कंडक्ट किया जाता है। देन उसके बाद अगर मैं आंसर कीज की बात करूंगा तो आंसर की जो आपकी होंगी वो 4th वीक ऑफ जून यानी कि जून के चौथे हफ्ते में यहाँ पे आपके आंसर कीज आ जाएंगे। रिजल्ट की अगर मैं बात करूंगा, टेंटेटिव जो डेट रिजल्ट की है वो आप मान के चल सकते हैं कि लास्ट वीक ऑफ जून जो ही आपके आंसर कीज आ जाएंगे। आफ्टर फ्यू डेज आपका जो रिजल्ट होगा वो NTA यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे अपडेट करेगा। तो आपको कैसे चेक करना है, आपको अपना पोर्टल लॉगिन करना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट यू विल सी योर रिजल्ट का आपका स्कोर कितना यहाँ पे आया है। देन उसके बाद काउंसलिंग की अगर मैं बात करूँ तो काउंसलिंग आपकी जुलाई में यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी और काउंसलिंग जो होती है वो NTA कंडक्ट नहीं करती है, काउंसलिंग फिर आपकी स्टेट लेवल पे ही हो जाएगी, ठीक। जैसे अगर मैं जम्मू कश्मीर में बात करूँ तो इसमें जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट यहाँ पे फिर इसकी काउंसलिंग करता है। कॉमन काउंसलिंग का जो पोर्टल है वो स्टार्ट हो जाता है, उसी में आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। देन उसके बाद आप लोग जो है वो
डिफरेंट डिग्री कॉलेजेस को प्रेफरेंस देके वहाँ पे उनमें एडमिशन कर सकते हैं। ठीक, एनटी का काम है एग्जाम कंडक्ट करना, रिजल्ट डिक्लेयर करना, देन काउंसलिंग जो आपकी होगी वो स्टेट लेवल पे होती है। ऐसा नहीं कि कॉलेज लेवल पे होगी, काउंसलिंग आपकी स्टेट लेवल पे ही होती है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ अपनी यूनिवर्सिटी लेवल पे करती है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह है, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, तो वो अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी लेवल पे यहाँ पे करती है। ये जो डेट्स मैंने आपको बोली ये टेंटेटिव डेट्स हैं, ये 1-2 दिन आगे पीछे भी जा सकते हैं, बाकी उतना डिफरेंस इसमें नहीं आ जाएगा। एग्जाम की डेट्स वगैरह यही आपकी रहेंगी। ठीक, उसके बाद एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को अगर मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि कौन कौन सा बच्चा CUET के एग्जाम के लिए एलिजिबल होगा, इसमें कैंडिडेट की पहले क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं तो कैंडिडेट का 12th पास होना चाहिए, 10+2 पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। ठीक, चाहे उसका मेडिकल हो, चाहे उसका नॉन मेडिकल हो, चाहे उसका कॉमर्स हो, चाहे उसका आर्ट्स हो, 12th पास होना चाहिए। साथ में जो बच्चे अभी मार्च सेशन में अपना एग्जाम दे रहे हैं वो बच्चे भी इसमें एलिजिबल यहाँ पे रहेंगे। ठीक, अगर आपने 12th पास किया है तो भी आप एलिजिबल, अगर आप 12th में अपीयर हो रहे हो अभी, जैसे CBSE के एग्जाम चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, तो भी आप इसमें जा सकते हैं। एज लिमिट की अगर मैं बात करूंगा तो एज लिमिट के बारे में भी आप बोलते रहते हो कि एज क्या रहेगी, तो एज लिमिट के हवाले से कोई भी यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है। तो आपका जस्ट 12th पास होना चाहिए, अपीयर हुए होने चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। बाकी इसमें ये नहीं है कि इस स्टेट का भर सकता है, उस स्टेट का नहीं भर सकता, पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे यहाँ पे इसमें भर सकते हैं। ठीक, एप्लीकेशन के प्रोसेस को समझाने की अगर मैं कोशिश करूँ तो एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर इसका होता है उसमें सबसे पहले आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके CUET की एक वेबसाइट बनती है, CUET UG की एक वेबसाइट बनती है, वहाँ पे आपको जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, ईमेल ID मोबाइल नंबर लगा के रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। देन उसके बाद आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा वहीं पे, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स और एड्रेस वगैरह सारा कुछ यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ये सब करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपको जो वो फोटोग्राफ, सिग्नेचर और 10th 12th की मार्कशीट वगैरह, 12th की तो नहीं, 10th की मार्कशीट और डोमिसाइल वगैरह आपको लगती है। ये सब भरने के बाद आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। फ़ी जो आपकी होती है वो 750 आपकी होती है पर सब्जेक्ट। ठीक, पर सब्जेक्ट जितने पेपर्स आप सिलेक्ट करोगे हर पेपर का आपको 750 फ़ी पे करना पड़ेगा। ये फ़ी आपको जो वो ऑनलाइन मोड में ही पे करनी पड़ती है, चाहे आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करें, डेबिट कार्ड यूज़ करें, नेट बैंकिंग करें, UPI करें, हर चीज़ से आप लोग जो वो पेमेंट को यहाँ पे कर सकते हैं। यानी कि 750 पर सब्जेक्ट पर पेपर का आपको देना पड़ेगा। जितने पेपर्स आप दे दोगे उसके हिसाब से आपको ये फ़ी लगेगी। देन उसके बाद फ़ी पे करने के बाद तो आपको यहाँ पे कंफर्मेशन लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा, यानी कि अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, वो आपको अपने पास सेव रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पे होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम का पैटर्न है। ठीक, एग्जाम के पैटर्न को हम समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम का पैटर्न हमारा किस तरह से रहेगा। देखो, एग्जाम का जो पैटर्न हमारा रहेगा वो यहाँ पे CBT मोड में भी रहता है और वो हमारा यहाँ पे OMR बेस्ड भी रहता है, यानी कि दो मोड्स में होता है। एक हमारा CBT मोड में भी होता है और एक हमारा OMR बेस्ड भी होता है। ठीक, ये डिपेंड करता है कि किस सब्जेक्ट में ज़्यादा बच्चे होंगे, उस हिसाब से ये डिवाइड करते हैं कि किस सब्जेक्ट में हम OMR ले लेंगे और किस सब्जेक्ट में हम CBT ले लेंगे। अब CBT अगर होगा तो घर में बैठ के तो नहीं देना है, CBT भी आपको जो वो एग्जाम सेंटर पर देना पड़ेगा। यानी कि ओवरऑल जो आपका एग्जाम रहेगा वो CBT मोड में भी रहेगा और साथ में आप लोगों का जो है वो OMR बेस्ड भी आपका टेस्ट यहाँ पे रहेगा। तो आप ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो, उस सब्जेक्ट में कितने बच्चे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग NTA फिर खुद से डिसाइड करती है कि किस सब्जेक्ट में हम CBT मोड में ले लेंगे और किस सब्जेक्ट में हम लोग जो है वो मतलब OMR बेस्ड ले लेंगे। ये फिलहाल आपको अभी क्लियर नहीं हो जाएगा। देन उसके बाद आपका जो सेक्शंस होते हैं पेपर के वो यहाँ पे 4 सेक्शंस का होता है। जैसे सेक्शन 1A की अगर मैं बात करूँ, इसमें आपको लैंग्वेज होते हैं। ठीक, लैंग्वेजेस में आपको 13 लैंग्वेजेस होते हैं जिनका टेस्ट आपको देना पड़ता है। अब ये 13 की 13 लैंग्वेजेस का आपको तो टेस्ट देना नहीं है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। इसमें आप लोगों को जो वो डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। ठीक, उस यूनिवर्सिटी का क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, उस यूनिवर्सिटी में आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, ठीक, उस कोर्स का क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से आपको जो है यहाँ से ये चीज़ें सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ये कहाँ से आपको पता चलेगा, जब CUET के फॉर्म आ जाएंगे तो हर यूनिवर्सिटी का आपको एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया वहीं पे देखने को मिलेगा। हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया होगा कि इस कोर्स के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे करना है BSc इन फिजिक्स या ऑनर्स मुझे फिजिक्स में करना है, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होगा कि ऑनर्स फिजिक्स में करने के लिए बच्चे को कौन कौन से सेक्शन से पेपर देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसको यहाँ पे लैंग्वेज से किसी लैंग्वेज का टेस्ट होगा, उसके बाद यहाँ पे डोमेन का टेस्ट होगा, जैसे उसको जनरल टेस्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेंगे। तो टोटल यहाँ पे आपको 13 लैंग्वेजेस होंगी। सेक्शन 1B में आपको 20 लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगी। उसके बाद सेक्शन 2 जो होगा इसमें हमारा डोमेन टेस्ट रहेगा, जिसमें 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगे। देन उसके बाद सेक्शन 3 में आपका जनरल टेस्ट यहाँ पे रहने वाला है। ठीक, अब ये टेस्ट मैं आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है कि आपको ये चीज़ अभी समझ नहीं आई, आपको ये पूरा बाउंसर चला गया। पहले मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये जो आपका लैंग्वेज यहाँ पे आप दिखा रहे हो, डोमेन दिखा रहे हो और जनरल टेस्ट दिखा रहे हो, ये डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, उस यूनिवर्सिटी में क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया रहता है। यूजुअली क्या होता है, देखो मैं अगर आपको जम्मू कश्मीर के हिसाब से बताऊंगा तो यूजुअली पूरे ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से मैं अगर आपको बताऊंगा, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे करना है BSc ऑनर्स इन फिजिक्स, ठीक, मुझे फिजिक्स में अपनी ग्रेजुएशन करनी है और
ऑनर्स करनी है तो यूजुअली अक्सर यूनिवर्सिटी वाले क्या मांगते हैं, वो मुझे मांगेंगे डोमेन सब्जेक्ट, यानी कि मुझे डोमेन का टेस्ट देना है। डोमेन का टेस्ट में मुझे क्या सिलेक्ट करना है, मुझे फिजिक्स ही सिलेक्ट करनी है। तो डोमेन में मुझे क्या टेस्ट देना पड़ेगा, फिजिक्स का पेपर देना पड़ेगा। अब फिजिक्स के पेपर में मुझे 11th 12th की फिजिक्स नहीं पढ़नी है, सिर्फ 12th की ही फिजिक्स मुझे उसमें पढ़नी है, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ी होगी, उसी का मुझे पेपर यहाँ पे देना पड़ेगा। और कुछ कुछ जगहों पे आपको जनरल टेस्ट भी मांगा जाता है। तो जनरल टेस्ट में आपको सिंपल टेस्ट होता है, इसमें आपका सिलेबस अलग से आ जाता है, तो आपको ये टेस्ट भी देना पड़ेगा। ये जो लैंग्वेजेस वगैरह होती है ये यूजुअली आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में मांगी जाती है। अब इसके लिए आप लोग जो है घबराना नहीं है, 13 की 13 लैंग्वेजेस का टेस्ट नहीं होगा। कभी किसी सब्जेक्ट में एक लैंग्वेज का मांगेंगे, एक डोमेन का मांगेंगे और एक जनरल टेस्ट आपको मांगेंगे। यही सारी चीज़ें आपको मांगी जाती है, यानी कि 2-3 टेस्ट आपको देना पड़ेगा। ठीक, यूजुअली आपको, अगर मैं कश्मीर की बात करूँगा तो कश्मीर यूनिवर्सिटी में आपको जो वो मेडिकल के सब्जेक्ट्स में यूजुअली आपका डोमेन टेस्ट ही मांगते हैं। जैसे मुझे केमिस्ट्री में ऑनर्स करना है तो मुझे केमिस्ट्री का ही टेस्ट देना पड़ेगा, या यूजुअली कम ज़्यादा से ज़्यादा साथ में जो जनरल टेस्ट है वो देना पड़ेगा। ठीक, अभी ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, घबराना नहीं है। कोई नॉर्मल सा ही होता है, डोमेन का जो सिलेबस होता है वो सिर्फ 12th का ही होता है, आपका 12th की फिजिक्स ही होगी। ऐसा नहीं कि फिजिक्स में मुझे ग्रेजुएशन करनी तो मुझे फिजिक्स भी देना पड़ेगा, केमिस्ट्री भी देना पड़ेगा, बायोलॉजी मैथमेटिक्स भी नहीं, ऐसा नहीं, आपको एक ही देना पड़ेगा। फिजिक्स के जाना है तो फिजिक्स ही डोमेन सेलेक्ट करना पड़ेगा, केमिस्ट्री में जाना तो केमिस्ट्री का ही डोमेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर किसी में जनरल टेस्ट भी ऐड होगा तो नॉर्मल सा सिलेबस इसका होता है, तो वो आप इजी यहाँ पे करोगे। देन उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर की बात करूंगा तो क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड यहाँ पे रहता है, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड, चॉइस बेस्ड आपके क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं। देन उसके बाद ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूँ तो ड्यूरेशन डिपेंड करता है कि आप इन सेक्शंस में से किस सेक्शन का यहाँ पे पेपर दे रहे हो। ठीक, जैसे सेक्शन 1A में अपना ड्यूरेशन होता है 30 क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। देन उसके बाद सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा तो सिलेबस आप लोगों का जो है वो 12th का ही यहाँ पे रहेगा। डोमेन में आपका 12th का ही सिलेबस रहेगा, 12th एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए घबराना नहीं है, आप लोगों को रिसेंटली जो होगा, जो आपका रिसेंट का अभी एग्जाम आपने दिया होगा तो वही सिलेबस आपका यहाँ पे रहेगा। फिजिक्स में जाना है तो 12th की फिजिक्स का ही डोमेन पेपर देना पड़ेगा, मैथमेटिक्स में जाना है तो 12th की मैथमेटिक्स का ही पेपर आपको देना पड़ेगा। तो ये आपका यहाँ तक रहा। देन उसके बाद यहाँ पे जो डिटेल सिलेबस होगा वो अलग से एनटीए इशू करेगी, तो वो आपको मिल जाएगा गूगल वगैरह पे, आप देख सकते हो उसमें। देन उसके बाद अगर मैं पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ की बात करूंगा, यानी कि किस किस यूनिवर्सिटी में आप इस एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, तो इसके लिए आप लोग जब मतलब सीयूईटी के फॉर्म आ जाएंगे उस टाइम यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट भी अपडेट हो जाती है। लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, इसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सभी यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, चाहे यूनिवर्सिटी सेंट्रल लेवल की हो, चाहे यूनिवर्सिटी स्टेट लेवल की हो, चाहे यूनिवर्सिटी कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, सभी यूनिवर्सिटी जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा तो इसमें कश्मीर यूनिवर्सिटी भी पार्टिसिपेट करती है, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू भी पार्टिसिपेट करती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर भी पार्टिसिपेट करती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू भी पार्टिसिपेट करती है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर, क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, तो सभी की सभी यूनिवर्सिटीज। और उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑटोनॉमस कॉलेजेस भी हैं, जैसे जीडीसी बारामूला है, तो ये सारे के सारे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि इसका एग्जाम देना आपको कंपलसरी है, तब जाके आप डिग्री कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा जिन बच्चों को PMSSS के थ्रू बाहर एडमिशन करना पड़ेगा तो उनको भी जो है वो सिंपल ग्रेजुएशन के लिए ये वाला एग्जाम देना पड़ेगा। ओवरऑल इसमें सभी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट आपको करेंगे। ठीक, अब जो बच्चे एग्जाम एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनके लिए कुछ टिप्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप लोगों को जो वो पेपर का पैटर्न और सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है कि पेपर कैसा आ जाएगा और सिलेबस आपको क्या यहाँ पे रहने वाला है। देन उसके बाद आपको स्टडी प्लान एक क्रिएट करना है जिसमें आप अपना टाइम टेबल वगैरह बना लोगे, अभी टाइम है, आप इजीली इसको कर लोगे। देन उसके बाद आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करोगे। ठीक, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके रेगुलर प्रैक्टिस करोगे। देन उसके बाद रिवाइजेस भी आप अच्छी तरह से कर लोगे। बाकी टेंशन नहीं लेना, इसमें उतना कट ऑफ नहीं जाता, इसमें बहुत सारी सीट्स होती हैं। ठीक, बहुत सारी सीट्स होती है, कट ऑफ ना के बराबर इसमें जाता है, तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं। इंपॉर्टेंट लिंक्स की अगर मैं बात करूंगा तो इंपॉर्टेंट लिंक्स में आप लोग जो है सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, exams.nta.ac.in/CUET एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट की अगर मैं बात करूं https://www.nta.ac.in की एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है। बाकी ये जो चीज़ें मैंने आपको बोली ये मैंने आपको ऑफिशियली एनटीए की जो सीयूईटी की वेबसाइट है, एनटीए की जो वेबसाइट है उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें मैंने आपको बोली, उसके हिसाब से मैंने पूरा प्रोसीजर आपको समझा दिया। आई होप अभी आपको सीयूईटी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। बाकी कोई डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं।